नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और भारत की जियोग्राफी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, भारत के भूगोल को लेकर। ठीक है, भारत के भूगोल में हमने पहला टॉपिक जो लिया वो भारत की स्थिति और विस्तार, और उसके अंदर भारत की विश्व में स्थिति क्या है। ठीक है, विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति क्या है, दिशाओं की बात कर ली, अक्षांशीय रेखाएं और देशांती रेखाएं काफी डिटेल में हमने समझा। हमने अब तक स्थिति और विस्तार की लगभग 8 क्लासें ले ली है, लगभग 8 क्लासें काफी डिटेल में समझने के लिए। और आज की जो क्लास है ना, उन 8 क्लासों का निचोड़ है भारत के भूगोल को लेकर। क्लास काफी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने वो 8 क्लासें नहीं देखी है ना, पिछली 7 क्लासें 8 क्लासें जितनी भी डाली है, तो फिर आपको ये आज समझ में तो आएगा, लेकिन उस तरीके से समझ में नहीं आएगा जिस तरीके से आपको समझना चाहिए भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर। ठीक है, आज काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि उन सभी क्लासों का निचोड़ है हमारे आज भारत देश को लेकर, और किस तरह कर्क रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण किया गया, वो सारी चीज़ें आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी वापस। हमने पहले समझ रखा है, लेकिन थोड़ी बात करनी पड़ेगी आज की क्लास का बेस बनाने के लिए। हमने पृथ्वी को एक ग्लोब के रूप में देखा था पिछली क्लासों में। हमने देखा था कि कुछ कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा गया है। ठीक है, रेखाओं के रूप में, अक्षांश रेखाओं के रूप में। इन दोनों रेखाओं को कहा गया 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। और 66.5 डिग्री से ये जो रेखा है ये है 90 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ पोल जहाँ पे बनाया गया वो है 90 डिग्री पर, और यहाँ पर जो पोल बनाया गया साउथ पोल वो भी 90 डिग्री का। इसको कहा गया साउथ पोल, इसको कहा गया नॉर्थ पोल। हमको पता है, ये काफी डिटेल में समझा है। फिर पृथ्वी के दोनों सिरों से बीचों बीच एक रेखा खींची गई। इस रेखा को कहा गया 0 डिग्री। ठीक है, इस रेखा को भी कहा गया 0 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर यहाँ पे एक अक्षांशीय रेखा खींची गई, यहाँ पे भी एक अक्षांशीय रेखा खींची गई। इन रेखाओं को कहा गया 23.5 डिग्री। और 0 डिग्री से जो नीचे रेखा है उसको कहा गया साउथ, मतलब कि दक्षिणी अक्षांश। और 0 डिग्री से ऊपर जो रेखा है इसको कहा गया नॉर्थ, मतलब कि उत्तरी अक्षांश। ये हो गया उत्तरी अक्षांश और ये हो गया दक्षिणी अक्षांश। काफी डिटेल में हम समझने वाले हैं, हम बस बेस बना रहे हैं भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर। ठीक है, अब 66.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, इनके बीच के कटिबंध को कहा गया शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा गया? शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे 23.5 और 66.5 डिग्री, इसके बीच के भी कटिबंध को कहा गया शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहा गया। उसके बाद 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में जो स्थान है, जो भूभाग है, इसको कहा गया उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहा गया। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और बीच के भूभाग को उष्ण कटिबंध कहा गया। और जो ऊपर है यहाँ को, इसको कहा गया शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, इसको भी कहा गया शीत कटिबंध। हमें पता है ये, लेकिन फिर एक नॉर्थ पोल से एक रेखा और खींची गई। नॉर्थ पोल से एक रेखा खींची गई, इसको देशांतर कहा गया। 0 डिग्री देशांतर कहा गया इसको। इसने भूभाग को उत्तर से दक्षिण भूभाग को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग बना पश्चिम का, एक भाग बना पूर्व का। हमें पता है हमारा देश भारत जो जिस स्थिति में आता है वो स्थिति है पूर्व। हमने दिशा लिखी है, भारत कौन सी स्थिति में? पूर्व में। और कौन सी रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है? तो वो है कर्क रेखा। इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा मकर संक्रांति पर आती है ना, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति होने का कारण क्या है? सूर्य कब होता है? मकर रेखा पे होता है, इसलिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक है, तो मकर रेखा कहा गया। अब देखो, उसी दिन मकर संक्रांति नहीं आती, 2-4 दिन आगे पीछे होते हैं, लेकिन मकर रेखा के आसपास सूर्य होता है। अब देखो,
हमारा जो देश की स्थिति है ना वो कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से दो भागों में काटती है और 0 डिग्री अक्षांश ये हो गया, 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 68 डिग्री तो लगभग यहाँ पे होगा। तो भारत के जो बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? कर्क रेखा। और कौन सी रेखा भारत के 68 डिग्री से गुजरती है? ठीक है, ये तो भारत की स्थिति ग्लोब में ये है। अब भारत की बताओ जलवायु क्या होगी? भारत की जलवायु उष्ण होगी, शीतोष्ण होगी या शीत होगी? तो भारत का आधा हिस्सा तो आ रहा है शीतोष्ण कटिबंध में, आधा हिस्सा आ रहा है उष्ण कटिबंध में। देखो यहाँ पे तो भारत की जलवायु शीतोष्ण भी है और उष्ण भी है। भारत में सूर्य की किरणें सीधी भी पड़ती है और तिरछी भी पड़ती है। 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच के स्थान में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री यहाँ पर सूर्य की किरणें इस लाइन तक सीधी पड़ती है, इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लग जाती है और यहाँ तक सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज जलवायु में पढ़ेंगे। लेकिन भारत की जलवायु कैसी है यहाँ पे हम देख लिया कि शीतोष्ण और उष्ण दोनों की जलवायु है। तो अब हमें क्या देखना है भारत को लेकर, क्यों आवश्यक है? देखो, एक देशांतर रेखा यहाँ पे खींची गई, एक देशांतर रेखा यहाँ पे खींची गई भारत को लेकर, एक अक्षांश रेखा यहाँ पे खींची गई, एक अक्षांश रेखा यहाँ पे खींची गई। ये भारत की स्थिति को लेकर हम बात करें। जब हमने विश्व की स्थिति में भारत को देखा तो विश्व को जब देखा, पृथ्वी तो है विश्व, पृथ्वी तो है विश्व, ठीक है। जैसे जो वर्ल्ड का आप मैप देखते हो ना, विश्व का मानचित्र, तो आपको इस तरह तो दिखता है मैप, विश्व का मानचित्र। विश्व के मानचित्र में दिन रात का पता लगाने के लिए हमने क्या किया, 180 डिग्री का कोण बनाया, मतलब कि भूभाग को दो हिस्सों में हमने बांट दिया और एक आधी रेखा भी भूभाग के बीचों बीच हमने खींच दी ऐसे, ठीक है। तो विश्व के मानचित्र को हमने बीचों बीच आड़ी रेखाएं खींच के हमने स्थिति और समय का पता लगाया। इसी तरह हमें भारत में करना है। ये इसका छोर हमें, ये देशांतर रेखा हमने पता कहाँ से लगाया? विश्व के मानचित्र से, कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, इसका भी पता विश्व के मानचित्र से लगाया। ये दोनों रेखाएं हमें पता चल गई है, ठीक है, कि भारत की स्थिति क्या है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे देश को भी बीचों बीच हम काटेंगे, ठीक है, बीचों बीच रेखाएं खींचेंगे, मतलब काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे। उससे क्या पता चलेगा कि हमारे देश में किस जगह, हमारे देश में हमारे लिए किस देश में क्या समय हो रहा है उसका पता लगाएंगे। अगर विश्व के आधार पर ग्रीनविच रेखा को देखेंगे और हमारे देश का पता लगाएंगे ना, तो हर स्थान का समय अलग होगा। जैसे गुजरात का समय जो भी होगा उससे 2 घंटे आगे का समय होगा अरुणाचल प्रदेश का, और यूपी का, एमपी का समय गुजरात से 1 घंटे आगे होगा, अगर विश्व के मानचित्र को हम देख के पता लगाएंगे तो। इसलिए हमने क्या किया कि हमने अपने देश के लिए एक मानक समय रेखा खींच दी अपने देश के लिए। उससे क्या हुआ कि हमारे पूरे देश का समय सिर्फ एक ही समय के आधार पर रहे। जैसे हमने एक बीचों बीच एक रेखा खींची, उसका मुख्यालय बना दिया यूपी में नैनी को, तो नैनी में जो समय हो रहा है ना, जैसे नैनी में 2 बज रही है, तो गुजरात में भी 2 ही बजेगी और अरुणाचल प्रदेश में भी 2 ही बजेगी। मतलब कि समय का निर्धारण करने के लिए हमने क्या किया, इस देशांतर रेखा और इस देशांतर रेखा, दोनों देशांतर रेखाओं को मिलाया और उसके बीच के अंतराल को देखा कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री की देशांतर रेखाएं आ रही है, कितना कितना अंतराल आ रहा है। उस अंतराल को हमने देखा, उस अंतराल को हमने देखा, उसकी क्लास हमने उसके लिए हमने पिछली क्लास डाल दी। उस अंतराल को लेकर बीचों बीच एक रेखा खींची, वो रेखा खींची गई 82.5 डिग्री। कितने? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। और इस 82.5 डिग्री को हम निकालेंगे ना, हम आप जब पिछली क्लास में देखोगे तो हमने डिग्री को मिनटों में बदलना सीखा है कि किस तरह टाइम का निर्धारण किया जाता है अक्षांश देशांतर रेखाओं लेकर। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 82 डिग्री को आप 4 से गुणा करोगे ना, 4 मिनट से, तो जो समय निकल के आएगा वो समय क्या निकल के आएगा? 5.5 घंटा समय निकल के आएगा। 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। मतलब 0 डिग्री जो रेखा है, 0 डिग्री रेखा से हम कितने आगे हैं, कितने आगे हैं हम 0 डिग्री रेखा से? 5.5 घंटे। मतलब लंदन में अगर 12 बज रहे हैं ना, तो भारत में 5:30 बजेंगे। लंदन में अगर सुबह के 5 बज रहे हैं ना, सॉरी 12 बज रहे हैं ना सुबह के, तो 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम चलेगा, ठीक है, 5:30 बज जाएंगे। तो 5.5 घंटे हम लंदन से आगे चलते हैं, हमारा समय आगे चलता है। आगे चलने का मतलब कि हमारे यहाँ सूर्योदय जल्दी हो जाएगा
इसलिए हम आगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्योदय जल्दी हो जाएगा। जब जलवायु पढ़ेंगे तब सूर्य की बात करेंगे। अभी सूर्य को यहाँ पे लेके आएंगे ना तो फिर भीड़ हो जाएगी, यहाँ पे भीड़ हमें नहीं चाहिए। अब समझना, 82.5 हम तो लिख तो दी, लेकिन खींची कहाँ पे हमने, अब उसको देखते हैं। देखो, एक रेखा खींची हमने, काल्पनिक रेखा। जैसे विश्व के मानचित्र में हमने रेखाएं खींची बहुत सारी, अक्षांशी देशांशी रेखाएं। वो रेखाएं वास्तव में है नहीं, बस हमने ऐसी मान ली कि इस स्थान से ये रेखाएं गुजरती है, इस स्थान से ये रेखाएं गुजरती है। तो 82.5 हमने एक रेखा खींची इस तरीके से, ये लाइन हो गई। 82.5 हमने रेखा खींची, इसको नाम दिया हमने 82.5 देशांतर रेखा। कहाँ से गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। क्यों आवश्यकता पड़ी? ताकि भारत का समय निर्धारित किया जा सके, और भारत का समय केवल एक ही स्थान का हो। जैसे गुजरात में 12 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी 12 ही बजे, जम्मू कश्मीर में 12 ही बजे, और तमिलनाडु में 12 ही बजे, और यहाँ पे बीच में MP छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी 12 ही बजे, सबका समय फिक्स हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा, एक रेखा खींच दी। तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया ना इस लाइन का, इसका मुख्यालय बनाया गया यूपी के नैनी से। यूपी में बनाया गया, इस स्थान का नाम था नैनी। स्थान का क्या नाम था? नैनी। नैनी जो स्थान है वो है प्रयागराज में, प्रयागराज के पास स्थित है। और यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ। 82.5 रेखा को लेकर इससे ज्यादा फैक्ट और नहीं पूछे जाएंगे। मुख्यालय जो बनाया नैनी में, प्रयागराज में, और लखनऊ इनकी यूपी की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद ये रेखा मध्य प्रदेश में पहुंचती है। मध्य प्रदेश में पहुंचती है तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश निगम भोपाल राजधानी है। ठीक है, MP की जो राजधानी है वो है भोपाल। राजधानियां पूछ ली जाती है कभी कभी, तो राजधानी से होकर गुजरती नहीं है, लेकिन MP की जो राजधानी है वो है भोपाल। फिर ये रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर के बाद ये रेखा गुजरती है उड़ीसा से। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से गुजरती है, इसकी राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश से गुजरने के बाद 82.5 रेखा बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। चीन से होकर, नेपाल से होकर, ठीक है, यूपी से होकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साढ़े बंगाल की खाड़ी। अब देखना, ना तो ये चीन से गुजरती है, ना ये नेपाल से गुजरती है, ना तो ये चीन से गुजरती है, ना ये नेपाल से गुजरती है। बस हमारे देश का टाइम निर्धारण करने के लिए हमने ये रेखा बना ली है। 82.5 रेखा गुजरती तो है सभी से, लेकिन ये रेखा बस हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। चाइना, नेपाल को इस रेखा से कोई लेना देना नहीं है, उनका मानक समय अलग हो सकता है। हमारे देश के लिए मानक समय रेखा 82.5 मानी गई है। उनके लिए 82.5 मानक समय रेखा जरूरी नहीं है कि माने। हमने अपने देश के समय का निर्धारण करने के लिए माने। सब देशों का टाइम जोन अलग होता है। जैसे पाकिस्तान का टाइम जोन अलग होगा तो बांग्लादेश का टाइम जोन अलग होगा, सबका टाइम जोन अलग होता है। ठीक है, 82.5 मानक रेखा मानी है हमने। बाकी गुजरती है सभी जगह है, लेकिन वहां पर ये मानक रेखा के रूप में नहीं गुजरती है, मानक समय के रूप में। ठीक है, सिर्फ हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है ये रेखा। तो कितने राज्यों से होकर गुजरी है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़, MP भोपाल, यूपी के नैनी से प्रयागराज लखनऊ। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। मैप बना हुआ होना चाहिए आपके पास, और जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे आप दर्शाते हुए जाना। भीड़ बिल्कुल मत करना, साफ सुथरा। अब क्या करते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी कि देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा भी तो इस रेखा को कहीं ना कहीं काटती होगी। तो यहाँ पे ये कर्क रेखा ऐसे आती है, यहाँ से होके आती है, तो ये है छत्तीसगढ़, और इधर से ये रेखा आती है। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ मिलती है ना, वो स्थान है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जहां पर ये मिलती है उस स्थान का नाम है तेजपुर।
तेजपुर। छत्तीसगढ़ में स्थित है ये स्थान, तेजपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये प्लस का जो निशान लगाया ना, ये छत्तीसगढ़ का स्थान है तेजपुर। तेजपुर में ये रेखा आके मिल जाती है। लिख लेना आप, सॉरी मैप में दर्शा देना, छत्तीसगढ़ बाकी लिखेंगे तो अलग से, छत्तीसगढ़ में मिल जाती है। यहाँ पर, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया होगा। कितनी लाइनें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब बताओ आप। एक देशांतर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, एक बार हम बना के देख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको एक देशांतर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक देशांतर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, एक देशांतर, एक अक्षांश ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे। ठीक है, और एक अक्षांश हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक रेखा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गई, और एक रेखा हमारे लिए कर्क रेखा ये इंपॉर्टेंट हो गई। ये आपको समझ में आनी चाहिए सारी की सारी। ये देशांतर क्या है? ये देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम किस तरफ है भारत की देशांतर रेखा? इस तरफ है ना, तो इसको हम बोलेंगे ईस्ट। ठीक है, पूर्व। ये अक्षांश रेखा कितनी है? 36 डिग्री 6 मिनट। इसको बोलेंगे हम नॉर्थ, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है। ये अक्षांश रेखा है 6 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 45 मिनट। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी नॉर्थ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है। 68 डिग्री 7 मिनट, ये देशांतर कौन सा है? ये देशांतर है, देखो 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतर होने के बाद एक देशांतर रेखा हमने बीचों बीच खड़ी की, उसको कहते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, अब बताओ ये 82.5 डिग्री क्या होगा? ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, क्या होगा? 0 डिग्री से इधर आने वाले सारी देशांतर पूर्वी होगी, और 0 डिग्री से इधर वाली सारी देशांतर क्या होगी? पश्चिमी होगी। तो इसको बोलेंगे ईस्ट, ईस्ट पूर्व। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद एक रेखा और बच रही है 23.5 डिग्री, 23.5। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे नॉर्थ, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना आपका, तो पिछली 8 क्लास से आप वापस देखिए, तब जाके अगर ये आपके माइंड में क्लियर हो गया ना, तो भारत की स्थिति, मिठियां, मरुस्थल, सब चीजें पढ़ने के लिए सारी चीजें इस पर निर्भर करेगी। जलवायु निर्धारण यहीं से होगा। ठीक है, सब कुछ निर्धारण यहीं से होगा। आपको ये चीजें अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। भारत के बीच चारों तरफ जो देशांतर अक्षांश गुजरती है, लिख लिया। भारत के बीचों बीच अक्षांश गुजरती है, लिख लिया। भारत को 2 भागों में डिवाइड करने वाली मानक समय रेखा, इसको बोलते हैं मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं, हमने दर्शा दी। थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा लिख लेते हैं। कर्क रेखा तक जो भी कल लिखा था उसके आगे लिखना आप। कर्क रेखा तक आपने जो भी लिखा था उसके आगे लिखना, कर्क रेखा में ही चलने देना। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई देखो, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई क्या यहाँ एमपी में दिख रही है ना? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई राजस्थान में, देखो 84 जा रही है, 84 होकर जा रही है बस। तो कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई राजस्थान में। उसके बाद लिखना कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जो राजधानी है, वो राजधानी यह है झारखंड रांची। सबसे निकट राजधानी है झारखंड रांची। कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। झारखंड रांची।
कर्क रेखा की सबसे दूरी पर जो राजधानी है, कर्क रेखा पे सबसे दूरी पर जो राजधानी है जयपुर। इधर देखना, यहाँ पर स्थान है जयपुर राजस्थान के। इसको याद रखना नहीं, ये आपके माइंड में दिमाग में आ जाएगी। राजस्थान की जो जयपुर की स्थिति है ना, देखो कर्क रेखा जिस भी देश राज्य से गुजर रही है, क्या किसी की राज्य की स्थिति भी जयपुर के बराबर है क्या? नहीं है। तो ये तो आसानी से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जयपुर राजधानी ऐसी है जो कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित है। यहाँ पे स्थित है जयपुर, राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का एक जिला है जयपुर, उसको राजधानी बनाया गया है, तो जयपुर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद लिखना, कर्क रेखा के माध्यम से, कर्क रेखा के माध्यम से भारत को क्षैतिज रूप से उत्तर व दक्षिण, क्षैतिज रूप से उत्तर व दक्षिण भारत में विभाजित किया जाता है। क्षैतिज रूप से उत्तर या दक्षिण में विभाजित किया जाता है। अब अगला हेडिंग डालिए, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। मैप नहीं बनाया हो तो मैप बना लीजिए। समय, कर्क रेखा के लिए अलग मैप होना चाहिए और देशांतर के लिए अलग मैप होना चाहिए। उसके बाद एक मैप और होना चाहिए जिसमें कर्क रेखा, देशांतर रेखा और ये सारे देशांतर उसमें ऐड करने हैं। तो अभी जो मैप बनना चाहिए आपके पास वो देशांतर रेखाओं के लिए स्पेशल होना चाहिए। अब मैं सब इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीजें आनी चाहिए जो हमने पढ़ा है, देख के नहीं लिखना है। अब लिखेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें आ जानी चाहिए, वापस रिपीट होनी चाहिए कि हाँ हमने वो स्थान वहां पे है। ठीक है, बोलू जैसा का जैसा लिखना। भारत मानक समय रेखा, हेडिंग डाल ली, लिखना भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा का मुख्यालय नैनी, स्थान नैनी, यूपी प्रयागराज में स्थित है। स्थान आपके माइंड में आया कि नहीं आया? यूपी कहाँ पे है? यहाँ पे। नैनी कहाँ पे है? यहाँ पे। लखनऊ कहाँ पे है? इसी जगह पे, इसी मतलब इसी राज्य में। ठीक है, और प्रयागराज भी यहीं पे। तो सारी चीजें माइंड में आनी चाहिए कि यूपी कहाँ पे है। ठीक है, मैप आ जाना चाहिए अपने आपके दिमाग में। तो लखनऊ सॉरी प्रयागराज में स्थित है। दूसरा पॉइंट, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के माध्यम से संपूर्ण भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में, नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में भारत देश में दो मानक समय रेखाओं की मांग उठ रही है। लोग चाहते हैं कि 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, मतलब लोग यहाँ से वहां पहुंचने में 2 घंटे मतलब समय आगे पीछे चलता है। ठीक है, कोई यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे 12 बज रही है, तो यहाँ पे खड़ा है व्यक्ति के 12 ही बज रही है, लेकिन जब सूर्य की किरणें पहुंचती है ना यहाँ पे तो 2 घंटे लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूर्य उदय 6 बजे हो गया तो यहाँ पे सूर्य उदय 8 बजे होगा उनके। ठीक है, क्योंकि टाइम तो फिक्स है ना, टाइम चेंज थोड़ी कर रखा है हमने। तो यहाँ पे 8 बजे होगा, ऐसे 2 घंटे का डिफरेंट चलता है। तो वो चाहते हैं कि आधे घंटे का कर दिया जाए, एक रेखा इस और इस रेखा के बीचों बीच खींच दी जाए और एक रेखा इस रेखा से इस रेखा के बीचों बीच खींच दी जाए। ये सारी चीजें हैं। तो अगला पॉइंट लिखना आप, वर्तमान में मांग उठ रही है 0 डिग्री देशांतर और इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ऐसे ही लगा देना आप निशान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारतीय मानक समय रेखा के मध्य 5 घंटे 30 मिनट समय आगे होता है। 5 घंटे 30 मिनट का समय आगे होता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया।
अगर एक चीज बनाना चाहो ना आप समझने के लिए, फिर भी आपको लग रहा है कि डाउट है, एक बॉक्स बनाना, आयत की तरह बनाया, एक लाइन खींच देना बीचों बीच, ठीक है। इसको मान लेना 0 डिग्री, इसको भी मान लेना 0 डिग्री। यहाँ पे लिख देना ग्रीनविच, ग्रीनविच रखा। फिर एक निशान लगाना तीर का, तीर का निशान लगाने के बाद यहाँ पे बना देना भारत की स्थिति और यहाँ पे देशांतर खींच देना। एक दोनों देशांतर खींचने के बाद एक देशांतर और खींचना बीचों बीच अलग पेन से। यहाँ पे लिखना 5.5 घंटे प्लस, ठीक है। आपको पता रहेगा 5.5 घंटे हमारा समय आगे चलता है। इस रेखा को 82.5 डिग्री लिख देना, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि 5.5 घंटे आगे चलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत की स्थिति है वो 82.5 डिग्री पर है, ठीक है, स्थित है। हमारी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा विश्व के लिए तो ये मानी गई है, विश्व के लिए तो ये मानी गई है 0 डिग्री, हमारे भारत के लिए 82.5 डिग्री मानी गई है। तो इस मानक समय रेखा से इस मानक समय रेखा के बीच की जो दूरी है ना वो 5.5 घंटे की है। ऐसा नहीं कि 5.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे, वो ऐसी बात नहीं है। टाइम वहाँ पे जो हो रहा है उससे 5.5 घंटे टाइम वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, आगे हो रहा है। मतलब यहाँ पे 12 बजा रखी है घड़ी में, तो हमारे देश में उसी वक्त 5:30 बजा रखी है। अगर मान लो 12 बज रही है रात की, आपको पता है कि रात की 12 जैसे ही बजेगी, और अगर आज सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा। आज हमारे देश में 12:30 बज गई, ठीक है, मान लो 12:30 बज गई आज हमारे देश में रात की। अभी इस वक्त सोचो कि 12:30, मान लो 12 बज रहे हैं और आज सोमवार है, और जैसे ही रात की 12 बजेगी क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। लेकिन हमसे जो ये रेखा है ना, ये कितने पीछे है? 5.5 घंटे पीछे है। तो यहाँ पे आज भी सोमवार ही होगा, मतलब अपने मंगलवार हो गया ना अभी 12 बजे, तो यहाँ पे मंगलवार अभी नहीं हुआ, यहाँ पे सोमवार ही है। क्यों? क्योंकि हमसे 5.5 घंटे पीछे है। जब हमारे रात हो जाएगी, रात की 3, 4, 5 और 5:30 जब बजेगी ना, तब यहाँ पे मंगलवार होगा, यहाँ पे होगा मंगलवार, ठीक है, यहाँ पे होगा जब हमारे 5:30 बजे की। समझ गए ना? जहाँ पे आप खड़े हो और उस स्थान की जो मानक समय रेखा जो निर्धारित कर रखी ना, टाइम उसी के अनुसार चलेगा। मैच देखा होगा भारत का, जब ऑस्ट्रेलिया में जाती है हमारी टीम, जब इंग्लैंड में जाते हैं खेलने के लिए, तब देखना जो मैच होते हैं ना उनके समय के अनुसार होते हैं। अगर उनकी वहाँ की स्थिति देखी जाती है कि वहाँ पे अनुकूल व्यवस्था क्या है, फिर उस समय को हमारे मानक समय रेखा के साथ निकाला जाता है। निकालने के बाद हमें बताया जाता है कि जो मैच होगा वो 2:30 बजे स्टार्ट नहीं होगा, वो 5 बजे स्टार्ट होगा। लेकिन उस देश में वहाँ पे 2:30 बज रही होती है, 2:30 ही बज रही होती है, लेकिन वो मैच हमारे देश में कितने बजे स्टार्ट होता है? उस मानक समय रेखा से पता करना पड़ता है कि कितने घंटे हम आगे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। जब हम क्वेश्चन निकालेंगे ना, कुछ अलग से क्लास लेंगे 1-2 घंटे की, उस क्लास में जब देशांतर रेखाओं की क्लास क्वेश्चन निकालेंगे तब काफ़ी डिटेल में और समझा देंगे। बाकी समझ में तो आ गया होगा। मानक समय रेखा तक की हमने बात कर ली, काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली। एक नोट्स लगा के लिख देना आप। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थान के मध्य समय अंतराल लगभग 2 घंटे है। समय अंतराल लगभग 2 घंटे है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को सूरजपुर छत्तीसगढ़ स्थान पर काटती है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ लिखो, फिर लिखना, फिर ऐसे प्लस का निशान बनाना, फिर यहाँ पर एक पॉइंट बनाना। तो इस रेखा को लिखना 23.5 डिग्री, ठीक है, और इस रेखा को लिखना 82.5 डिग्री। तब आपको पता रहे कि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये दोनों रेखाएं जहां मिलती है उस स्थान का नाम है तेजपुर
छत्तीसगढ़। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगी चीजें। हर एक चीज को मैप में कन्वर्ट करना सीखो, काफी आसान हो जाएगी चीजें। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को और भारत में उनकी स्थिति को लेकर मुझे नहीं लगता अब कोई चीज छुटी होगी। ठीक है, समझने के मतलब समझने को लेकर। उसके बाद काफी सारी चीजें होती है कि काफी सारे फैक्ट होते हैं। अब इस 82.5 डिग्री देशांतर रेखाएं हर एक गांव मतलब हर एक राज्य से किसी ना किसी गांव से होकर गुजरती होगी। तो वो सारी चीजें हैं, उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है। और वो सारी चीजें पढ़ने मतलब वो कंटेंट लाए भी तो कहाँ से बताओ। आंध्र प्रदेश के किस किस गाँव किन किन गाँवों से होकर गुजरती है, हर इसको पढ़ने के लिए हमें आंध्र प्रदेश के गाँव में घुसना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है वो भारत का भूगोल चल रहा है, तो भारत के संदर्भ में जितनी जानकारी हो सकती थी अक्षांश रेखाओं को कर्क रेखाओं को लेकर, उतनी जानकारी की हमने डिटेल में चर्चा कर ली। एक पॉइंट हमारा छूट गया है, यहाँ इस छोर से लगाकर, ठीक है, इस छोर से लगा आपको एक मैप बनाना है, इस छोर से लगाकर इस छोर तक एक लाइन खींचनी है। ठीक है, गुजरात के आखिरी छोर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश आखिरी छोर तक ऐसे लाइन खींचने के बाद इनके बीच का जो समय अंतराल होता है वो होता है 1 घंटा 57 मिनट। निकालना कैसे आपको पता है, यहां से यहां तक के बीच के देशांतर अंतराल को निकालना है, उसको 4 से गुणा करोगे तो जो टाइम आएगा वो 1 घंटा 57 मिनट आएगा, यहां से लेकर यहां तक के। इसी टाइम को डिवाइड करने के लिए क्या किया गया, बीचों बीच एक लाइन खींची गई, तो इसको लगभग 2 घंटे मान लिया गया, 2 घंटे मान लिया गया लगभग। अब 2 घंटे मान लिया गया तो क्या हुआ कि एक समय उधर से कम हो गया, एक समय इधर से कम हो गया, जहाँ पे भी मतलब यहाँ पे समय गुजरात का प्लस में चल यहाँ पे प्लस में चल रहा था समय, तो 1 घंटा यहाँ पे कम कर दिया गया, 1 घंटा समय इसका बढ़ा दिया गया। तो क्या हुआ यहाँ पे कि सारे देश का समय निर्धारित कर दिया गया और एक ही तरीके से चलने लगा। ठीक है, मानक समय रेखा और देशांतर रेखाओं को लेकर भारत में उसकी स्थिति और सारे फैक्ट हमने लिख लिए। ठीक है, अब हमारी जो क्लास होगी अगली क्लास में सीमाओं को लेकर बात करेंगे, किस देश के साथ भारत की कौन सी सीमा छूती है, सीमा बनाती है बॉर्डर को लेकर। पहले हम बात करेंगे सीमा किस देश के साथ लगती है, सभी देशों को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। उसके बाद कितनी सीमा किस देश के साथ लगती है वो देखेंगे। उसके बाद कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता है उसको, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, एक एक चीज को पकड़ेंगे और पढ़ते हुए जाएंगे। और उसके बाद हम तटीय सीमा पर आएंगे, भारत की तटीय सीमा कौन सी वो देखेंगे। ठीक है, काफी सारा कंटेंट पढ़ा है अभी भारत की स्थिति और विस्तार को, जितना आपने पढ़ा है वो तो 10% भी नहीं है। अब जो पढ़ेंगे ना आज की क्लास और आज के बाद जो क्लास आएगी वो पूर्ण रूप से भारत की स्थिति और विस्तार पर निर्भर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।